बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथ का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। मैथ का पहला अध्याय है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें जानना है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं। प्राकृत संख्या को चूंकि नेचुरल नंबर n से होता है, इसलिए प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है, n से। तो ये n बराबर प्राकृत संख्या हुआ, जो गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से हम गिनते चले जाएं। ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या अनंत तक होती है, जितना तक आप गिन सके प्राकृत संख्या है। 1 से शुरू होता है और अनंत तक आप गिनते चले जाए, जितना तक जाए प्राकृत संख्या ही मिलेंगे। अब है नंबर 2, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स W से शुरू हुआ, इसलिए इसे W से सूचित करते हैं होल नंबर्स को। यानी हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माने होल नंबर। कौन कौन संख्या होगा? अब देखिए, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होता है, 1 से, और पूर्ण संख्याएं जो है 0 से शुरू होता है। माने 0 लगा दें और तब सारे प्राकृतिक संख्याएं लिख दें, ये पूर्ण संख्याएं बन जाती है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से प्राकृतिक संख्या लिखते हैं और उसके पहले 0 लगा दें। यानी कि 0 से जब शुरू करते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। अब ये भी सवाल उठता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? जवाब होगा नहीं। क्यों? 0 तो पूर्ण संख्या है, जो प्राकृत संख्या नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। अब आते हैं आगे, पूर्णांक संख्याओं पर विचार करते हैं। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स। अब पूर्णांक संख्या देखिए, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे पूर्ण संख्या हैं। पूर्ण संख्याएं के ये धनात्मक मान है। यहाँ सीधा 1 लिखा हुआ है, का मतलब +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, ये +5 हुआ, ये +6 हुआ, ये +7 हुआ, ये धनात्मक मान हुआ। अगर इसी का ऋणात्मक मान लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 1 का ऋणात्मक -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4। इसी तरह से जैसे यहाँ अनंत तक लिखते चले जाएंगे, इसी तरह से माइनस में भी अनंत तक लिखते चले जाएंगे, प्लस में भी माइनस में भी अनंत तक लिखते चले जाएंगे। तो ये सारे संख्याएं, धनात्मक ऋणात्मक मान मिलकर ये सारे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। हाँ, पूर्णांक संख्याओं को हम Z से सूचित करते हैं, Z से, इसे हम Z से सूचित करते हैं। अब ये कैसे? पूर्णांक संख्या तो इंटीजर होता है, इंटीजर यानी I से शुरू होना चाहिए, लेकिन हमें Z से क्यों सूचित करना पड़ा? जानते हैं, ये Z शब्द जो है ना, ये Z जो है ना अक्षर, ये लिया गया है जर्मन शब्द से, जर्मन शब्द। और वो जर्मन शब्द क्या है? जेहलीन, ZAHLEN, जेहलीन। जेहलीन
जेहलीन लिख देते। ये जेहलीन शब्द से जेड लिया गया है, ये जर्मनी भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? जेहलीन का मतलब होता है गिनना, गिनना। जेहलीन शब्द का मतलब होता है गिनना। और जेहिल का मतलब समझ लीजिए, जेहिल, JEHL, इसको बोलते हैं जेहल, जेहल, है ना। इसका मतलब होता है संख्या, संख्या। जेहल का मतलब संख्या, जेहलिन का मतलब गिनना। तो ये इसी जेहल या जेहलिन जो है जेड से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे जेड से सूचित करते हैं, जेड से। यही जर्मन भाषा का जेड है। अब समझ गए कि पूर्णांक संख्या हम जेड से क्यों सूचित करते हैं। तो ये जेड इज इक्वल टू -4, -3, -2 या -9, -10 कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारे संख्याएं पूर्णांक संख्या हो गया। अब देखिए, सारे प्राकृतिक संख्याएं ये पूर्णांक संख्या में है, माने सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। देखिए, पूर्ण संख्या शून्य से शुरू है, ये भी शून्य से शुरू है। 0, 1, 2, 3, 4 सारे संख्याएं इसमें है। सारे पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या में है। अब इसके अतिरिक्त पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाला ऋणात्मक मान भी है, ऋणात्मक मान भी है। यानी पूर्णांक संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं समाहित है। अब आगे विचार करते हैं परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याओं पर, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। अब वैसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q, p ऊपर वाले को p बोलते हैं, नीचे वाले को q, यानी ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। यानी ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका अंश और हर दोनों रूप में लिखा जा सके, वह परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब जैसे मान लेते हैं 1/2 लिखती है, तो 1 हो गया p और 2 हो गया q। इसी तरह से -3/4 लिखते हैं, -3 p के रूप हो गया और 4 q के रूप में हो गया, यानी p/q के रूप में हो गया। तो ये परिमेय संख्या है। इसी तरह से लिख सकते हैं 7/9, ये p/q के रूप में है। ये सारे परिमेय संख्या। इसी तरह से जितने सारे संख्या लिखते, जैसे 8 लिखते हैं, तो 8 को तो हम 8/1 लिख ही सकते हैं ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 8 भी परिमेय संख्या हुआ। 0 ले लीजिए, 0 परिमेय संख्या है नहीं है। देखिए 0/1 लिख सकते हैं, माने p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसे परिमेय संख्या बोलेंगे 0 को। अब रही बात कि क्या 1/0 माने 1/0 परिमेय संख्या है? जवाब होगा नहीं। क्यों? हर हमेशा याद रखिएगा, हर यानी नीचे क्यू का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर होता है तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, माने इसका कोई भी मान नहीं आता, कुछ भी मान नहीं आता, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये संख्याएं जो है अपरिभाषित है, ये न परिमेय है, न अपरिमेय है, न वास्तविक संख्या है, न पूर्णांक संख्या है, न पूर्ण संख्या है, कोई भी संख्या नहीं है। ये अपरिभाषित है, इसका कोई मान नहीं निकलता है। तो नीचे हर यानी q, p/q बोलते हैं ना, इसलिए इसको q बोले हैं कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अतिरिक्त कोई भी मान हो वो चलेगा। p/q के रूप में संख्या लिखा जा सके। और एक और बात याद रखिएगा, अंश, सारे अंश यानी कि सारे p पूर्णांक संख्या हो, सारे हर भी पूर्णांक संख्या हो, यानी q पूर्णांक संख्या हो, p पूर्णांक संख्या हो। देख लीजिए यहाँ 1 पूर्णांक संख्या है, -3 पूर्णांक संख्या है, 7 पूर्णांक संख्या है, 8 पूर्णांक संख्या है, 0 पूर्णांक संख्या है। नीचे भी देखिए 2 पूर्णांक संख्या है, 4 पूर्णांक संख्या है, 9 पूर्णांक संख्या है, 1 पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह से p और q दोनों के दोनों पूर्णांक संख्याएं ही होना चाहिए, और p/q के रूप में लिखा हो या लिखा जा सके, ये सारे संख्याएं
परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब परिमेय संख्याएं अब विचार करते हैं, प्राकृत संख्याएं क्या परिमेय संख्या हैं? बिल्कुल है। ये एक को 1/1 लिख सकते हैं, 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, मैंने p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो सारे प्राकृतिक संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं भी, सारे पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होगा, 1/1 करके लिख सकते हैं, सबको p/q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्याओं को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, सबके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये सारे संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या को हम q से सूचित करते हैं। अब परिमेय संख्या तो रेशनल नंबर होता है, r से होना चाहिए, लेकिन इसे r से न सूचित करके q से सूचित करते हैं। और ये अंग्रेजी शब्द से लिया गया है, अंग्रेजी शब्द क्वेश्चन से लिया गया है, QUOTIENT क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से लिया गया है, भागफल क्वेश्चन। इसका पहला अक्षर q है, इसी से सूचित किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं या भिन्न संख्याएं क्या है। इक्वाबाइलेंट रेशनल नंबर्स, ये क्या चीज होता है? तुल्य परिमेय संख्या 1/2, जैसे ये परिमेय संख्या हुआ ना 1/2, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में, यानी p और q में 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका तुल्य परिमेय संख्या निकल जाएगा, मैंने तुल्य भिन्न निकल जाएगा। 1/2 है तो इसमें हम क्या करते हैं, 1/2 में हम 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और 2 का गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 और 2 का गुना करेंगे तो 4 होगा, यानी 1/2 के तुल्य 2/4 हुआ, यानी इसका मान जितना होगा उतना ही इसका भी मान होगा, तो इसे बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर हम 1/2 में 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 तिया 3 और 2 तिया 6, इस तरह से 1/2, 2/4, 3/6 सब एक ही होगा, फिर काटिए ना, 1/2, ये 3 1 से 6 कट जाएगा, 1/2 हर हालत में 1/2 ही होगा, तो इसको बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्या। अब मान लेते हैं 5/6 है, इसका तुल्य परिमेय संख्या निकालना है, कैसे निकलेगा? तो 5 दूनी 10 और 6 दूना 12, फिर 5 तिया 15 और 6 तिरी 18, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 5 25 और 6 पंचे 30, 5 छक 30, 6 छता 36। तो इस तरह से जितना चाहे उतना हम 5/6 के तुल्य जो है परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। ये सारा तुल्य, सबका मान सेम होगा, ये 5/6 और 10/12 इक्वल है, 5/6 15/18 इक्वल है, सब एक दूसरे का भी इक्वल है, सब एक दूसरे का बराबर है, इसी को बोलते हैं तुल्य भिन्न या तुल्य परिमेय संख्याएं। अब विचार करते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय संख्याएं वैसी परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए, इस रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब जैसे √3 है, √3, इसको √3 का मान जो निकालेंगे वह जो है अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती और अशांत आवर्ती, ये दोनों बातें हम 10वीं कक्षा के पहला अध्याय में क्लास 9th क्लास 10th करके हम बता चुके हैं, आप उसे देख के अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो अपरिमेय संख्याएं होता है √3, √5, √7, ये सब का पूरा मान नहीं निकलता है। √8 को हम √2 भी लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, तो ये √2 हो गया, सीधा √2 भी हो सकता है।
√11 है। ये सारी संख्याएं जो है अपर में है। 1/√3 चाहे -√3/2 या 2 + √3, ये तो पर में है, ये अपर में है, तो दोनों मिलकर के अपर में संख्या ही कहलाएंगी। तो ये सारे संख्याएं जो है अपर में संख्या है। अब वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या ने रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ये परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों को आप एक जगह कर दो तो इसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। जैसे कि 2 ये तो परमेय है, -8 ये भी परमेय है, 1/5 ये परमेय है, √3 ये अपरमेय है, √5 अपरमेय है, √7 अपरमेय है, 1 - √2 अपरमेय है, 1/√3 - 1 अपरमेय है, √3 + 1/2 अपरमेय है, 0 परमेय है, पाई अपरमेय है, 22/7 परिमेय है। तो इस तरह से परिमेय अपरिमेय सारे संख्याओं का एक समूह जो बना, एक परिवार जो बना, वह वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। आइए अब उदाहरण संख्या 1 पर विचार करते हैं। लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से, और पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। अब कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ देखिए पूर्ण संख्या तो 0 भी है जो प्राकृतिक संख्या में नहीं है, यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या तो प्राकृतिक संख्या नहीं हुआ ना। 0 ऐसी संख्या है जो पूर्ण है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका जवाब होगा ये असत्य। आंसर हो गया असत्य। लिखेंगे असत्य। अब कह रहा है कारण के साथ उत्तर दीजिए, तो लिखेंगे क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। इस तरह से लिख सकते हैं कारण। अगला सवाल है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो देखे थे ना हम लोग, चाहे वो प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो कि कोई भी संख्या हो, उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या होगा ही। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये सत्य है। आगे चलिए, किसी भी संख्या को हम किसी भी पूर्णांक संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए वह परिमेय संख्या होगा। ये कारण लिख देंगे हम। अब है तीसरा सवाल, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब ये असत्य है। कैसे? अब मान लेते हैं कि ये 2 है, तो 2 को तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो प्रत्येक पूर्णांक जो है परिमेय हो गया। इसी तरह से 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये पूर्णांक संख्या हो गया। अब जैसे 3 है, 3/1 है, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं, ये तो परिमेय संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। लेकिन 1/2 को हम कैसे लिखेंगे? 1/2 को हम कैसे लिखेंगे? ये तो पूर्णांक संख्या नहीं ना हुआ। 1/2 का मतलब आधा हो गया। आधा या तो 1 होगा, ना तो 2 होगा, ना तो 3 होगा। ये पूर्णांक संख्या हो गया, ये पूर्णांक नहीं हो गया, तो आधा हो गया। तो प्रत्येक परिमेय संख्या को हम पूर्णांक संख्या नहीं कह सकते हैं, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। 1/3 है, 7/9 है, 8/5 है, ये सारे संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। यही जवाब में लिख देंगे। अब है उदाहरण 2। उदाहरण 2 में है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब कोई कह दे कि 5 और 8 के बीच की संख्याएं लिखिए, तो हम तो आसानी से लिख सकते हैं 6
और 7, 5 और 8 के बीच में 6 और 7 आता है तो लिख दिए। लेकिन यहाँ 1 और 2 के बीच में बोल रहा है, तो 1 और 2 के बीच में अब क्या हो सकता है? ये तो कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या हमें निकालना है। तो परिमेय संख्या कितना हो सकता है? अब बता सकते हैं 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या कितना हो सकता है? पता है 1 और 2 के बीच में इतना परिमेय संख्या हो सकता है, इतना परिमेय संख्या होता है कि लिखते 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 आपका पूरा धरती भर जाएगा, फिर भी कम नहीं होगा, इतना ज़्यादा है परिमेय संख्याएं। चलिए पता लगाते हैं। हमें तो 5 ही लिखना है, इतना पूरा तो धरती भरने लायक संख्या तो लिखना नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग 5 ही परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। अब ये ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं, सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं। ऐसे तो एक मान लेते हैं कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या आपको निकालना है, तो क्या करो 1 और 2 को जोड़ दो, अब बटा 2 लिख दो, बस दोनों के जोड़ के बटा 2, दोनों के जोड़ के बटा 2। इस तरह से जब भी निकालोगे आपको बीच की संख्या निकल, 2 1 3, 3 बटा 2 हो गया, तो एक परिमेय संख्या निकल गया। दूसरा का परिमेय संख्या अगर निकालना हो 1 और 2 के बीच में, तो ऐसा करेंगे 1 और ये आंसर जो निकला है ना 3 बटा 2, इसको जोड़ दो और बटा 2 कर दो, है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 2, अब ब्रैकेट में 1 प्लस 3/2 कर सकते हैं। अब 1/2 और इसका बटा का जोड़ लगाते हैं, तो 2 जोड़ 3 बटा 2, यानी कि 1 बटा 2 गुना 3 और 2 5 बटा 2, यानी कि 5 बटा 2 दूनी 4। ये हो गया अगला, एक हुआ 3 बटा 2, दूसरा का पूर्णांक हो गया 5 बटा 4। इसी तरह से 5 को कहेगा तो लिखते 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 अगर 20 को कह दे, 50 को कह दे, तो ये पूरा पन्ना भर जाएगा, 2 वो पन्ना भर जाएगा। इसीलिए हम कहे हैं कि इसका 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालने का सबसे बेस्ट तरीका निकालते हैं। किसी भी परिमेय संख्याओं के बीच कितना भी परिमेय संख्या निकालना हो, तो जो तरीका बताने जा रहे हैं उस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, कम ही जगह में कम समय में आप निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकालते हैं 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। देखिए 1 को हम तुल्य भिन्न में बदलते हैं, 5 निकालना है ना, तो 5 प्लस 1 यानी कि 6 में बदल देते हैं, या परिमेय संख्या में बदल देते हैं जिसका अंश हर 6 हो, जिसका हर माने Q 6 हो। तो 1 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1 में अगर हम 6 बटा 6 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा? 6 बटा 6। अच्छा 2, क्योंकि हमको 2 के बीच निकालना है ना, 2 के बीच निकालना है, तो 2 में भी हम 6 बटे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो गया? 2 छक 12 बटा 6। देखिए समान हर हो गया, बटा 6 समान हर हो गया। 6 में समान हर 6 में हम बदल लिए। अब जरा देखिए, विचार कीजिए कि 6 और 12 के बीच में कितनी संख्या, कौन कौन सी संख्या हो सकती है? 6 और 12 के बीच में 7 8 9 10 11, कितनी संख्या हुआ? 1 2 3 4 5, 5 संख्या हमको निकालना था, 5 संख्या निकल गया। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन हो गया? 6 के बाद 7, अब बटा 6 तो सब में लिखना ही है ना, 7 बटा 6 8 बटा 6 9 बटा 6 10 बटा 6 11 बटा 6, 1 2 3 4 5, अगला 12 होता है, नहीं लिखेंगे, दोनों के बीच में लिखना था। अब इसमें जिसको हम काट सकते हैं काट देते हैं, जैसे कि 8 को 2 से कटेगा, 2 2 चौके 8 2 तिया 6 3 तिया 9 3 दूना 6 2 पंचे 10 2 तिया 6, अब कोई किसी से नहीं कटेगा, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 बटा 6 4 बटा 3 3 बटा 2 5 बटा 3 11 बटे 6। ये 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना। ये तो 5 निकालने के लिए कहा है तब ना हम ऐसे किए हैं। अगर 50 निकालना होता तो 50 निकालना होता तो 50 और 1 51, 51 बटा 51 कर देते, यहाँ पर 6 बटा 6 के जगह पर 51 बटे 51 से मल्टीप्लाई करते, यानी 51 बटे 51 हो जाता, और इसको भी 51 बटे 51 से करते तो 51 दूना 102, तो 102 बटा 51 हो जाता।
अब 51 102 के बीच में 50 जो है परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर कह दे 500 तो इसी तरह से 500 है तो 500 है तो 501 बटे 501 कर सकते हैं, या ऐसे भी हम कर सकते हैं जैसे कि 10 है ना तो 10 1 है ना तो 10 बटे 10 भी कर सकते हैं, तो 10 बटा 10 हो जाएगा। और ये 10 बटा 10 करेंगे तो 10 दूना 20 बटा 10 हो जाएगा। अब 10 बटे 10 और 20 बटे 10 के बीच में अगर 5 निकालना है तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक, यानी कि 9 संख्या प्राप्त होता है हमें। 9 में से कोई भी 5 को संख्या हम ले सकते हैं। अगर 6 संख्या का है तब भी आराम से ले सकते हैं, 7 संख्या का है तभी, यानी 9 तक हम आसानी से ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लेना हो तो 10 बटे 10 ना करके 100 बटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 1000 बटे 1000 से मल्टीप्लाई करके, और जितना चाहे उतना परिमेय संख्याएं हम उन दोनों संख्याओं के बीच में निकाल सकते हैं। 1 और 2 के बीच में हम जितना चाहे उतना परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अंश और हर को बढ़ा बढ़ा के हम निकाल सकते हैं। तो समझ गए, 1 और 2 के बीच हमें 5 संख्या परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करना है, ये सबसे अच्छा तरीका है। ये कम जगह में भी निकल जाता है। अब आइए हम फटाफट प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल पर विचार करते हैं। पहला सवाल है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल, 0 बटा 1। क्योंकि लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 0 बराबर यानी 0 बराबर 0 बटा 1, जो P बटा Q के रूप का है, जहां Q 1 है। Q 0 के बराबर नहीं है, Q 1 है, यानी 0 के बराबर नहीं है। बस हो गया जवाब। अगला सवाल है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसे बनाते हैं दूसरा सवाल। ये तो पहला हो गया। दूसरा सवाल, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। हम लोग जाने हैं ना कि 3 और 4, अब 1 और 2 के बीच में कितनी 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 + 1 यानी 6 बटा 6 से मल्टीप्लाई करके लिखे थे। इसी तरह से 6 परिमेय संख्या निकालना है तो 7 बटे 6 1 7, तो इसको 7 बटे 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 को तो लिखेंगे 3 बराबर 3 गुना 7 बटा 7, यानी कि 7 3 21 बटा 7। और 4 है ना, तो 4 बराबर 4 गुना 4 बटा 7 बटा 7, 7 चौक 28 बटा 7। ये देखिए हर समान है। हर हमेशा याद रखिएगा, हर जो है हमेशा समान होना चाहिए। ये कुछ और ये कुछ और आ जाएगा तो नहीं बनेगा आपका सवाल। अब ऊपर देखते हैं, तुलना करते हैं 21 और 28 के बीच में कौन कौन सी संख्या है। तो 21 और 28 के बीच में है 22 23 24 25 26 और 27। कितनी संख्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, और 6 संख्या हमको निकालना ही था। देखिए 6 परिमेय संख्या है, ज्ञात करें। तो अब बन गया, तो लिखेंगे इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हुआ? 21 और 28 के बीच में, तो 21 के बाद 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 एवं 27 बटा 7। ये 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो गया। अगला सवाल है सवाल संख्या 3 कि 3 बटा 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए समान हर है 5 5,
ठीक है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5 से 1 बढ़ा देते हैं तो 6, 6/6 करके देखते हैं। 3/5 में समान हर करते हैं 6/6 से, यानी 6×5 = 30 हो जाएगा, एक रंग के हर हो जाएगा। 6×3 = 18, 6×5 = 30। इसी तरह से 4/5 है, 4/5 को हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4×6 = 24 और 6×5 = 30। अब देखते हैं 5 परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुआ या ना। 18 और 24 के बीच में कौन कौन संख्या आता है? 19, 20, 21, 22, 23, बस हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 5 परिमेय संख्या में प्राप्त हो गया। लिख देते हैं, लिखते हैं इसलिए 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन हुआ? 18 के बाद 19, अब बटा 30 जो है वो तो लिखेंगे ही, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, 23/30। अब इसे काट भी सकते हैं कटने वाले को, ये 10 दूना 20, 10 तिया 30, इस 7 से कट जाएगा दोनों, 7 3 सत्ते 21 और 3 दहाई 30, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 दहाई 30, 2 से कटेगा, 11 दूना 22 और 15 दूना 30, और ये 23/30 से नहीं कटेगा किसी चीज़ से। चलिए हो गया, इसको लिखते हैं 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30। ये 1, 2, 3, 4, 5 परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो गया। अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ऐसा हम लोग उदाहरण में भी बनाए थे। पहला सवाल है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल, पूर्ण संख्या हमें कहाँ से शुरू होता है? 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि कह सकते हैं कि जितने सारे प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। हो गया। अगला सवाल है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितना पूर्णांक है पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब देखिए, पूर्णांक संख्या है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे भी होता है, और -1, -2, -3, -4 ऐसे भी तो होता है। तब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब पूर्णांक संख्या 0 में भी है, 0, 1, 2, 3, 4 भी है, और -1, 2, 3, 4 भी है, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो जवाब हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे -2 एक पूर्णांक संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। कोई एक उदाहरण दे देंगे, -2, -3, -4 कुछ भी लिख सकते हैं, कि लिख देंगे कि -3 पूर्णांक संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, यही जवाब हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये लिखा हुआ जवाब गलत है, यानी कि हम कहेंगे असत्य। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम लोग जो है उदाहरण में भी पढ़े थे कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों? परिमेय संख्या 1/2 है परंतु ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या तो ये है 2, लेकिन 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। हम लोग प्रश्नावली 1-1 के सारे सवाल का जवाब प्राप्त कर लिए। अब अगले अध्याय में हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।